Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। पर आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को महिंद्रास का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सके। बिल्कुल यार, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो डियर 18th ऑफ जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहने वाला है। डियर अगर हम बात करें, यहां पर बिल्कुल कबीरदास जी का दोहा आ रहा है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। डियर ये कैसे हम इसका अर्थ समझें, क्या कहने की कोशिश की है कबीरदास जी ने। डियर अगर हम बात करें तो बोला गया है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, यानी हमें क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, अपने काम को, अपनी वर्किंग को करते रहना होगा, ये बोला है कबीरदास जी ने। फिर बोला है माली सींचे 100 घड़ा, अगर माली एक दिन में ही क्या करे, 100 घड़े पानी पौधों में डाल दे, पेड़ों में डाल दे, तो क्या फल समय से पहले आ जाएंगे? जी नहीं, फल अपने समय से आएंगे, लेकिन हमें टाइम के साथ, धैर्य के साथ अपने काम को, अपने एक्शंस को, अपनी वर्किंग को करते रहना है। ठीक है, यही बात बोली गई है। डियर जब कभी हम मोटिवेट हो जाते हैं या कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हम कहते हैं नहीं अब तो बिल्कुल अब आज ही हम करेंगे सब कुछ, कल से 8 घंटे पढ़ना शुरू, कल से 6 घंटे पढ़ना शुरू। यार ऐसे हम स्टेप ले भी लेते हैं, उठा भी लेते हैं, है ना, वॉलंटियर की तरीके से हम लोग कह देते हैं नहीं अब कल से 8 घंटे पढ़ाई शुरू, और हम ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर भी पाते हैं, लेकिन जनरली ये नॉर्मल कंटिन्यू नहीं रह पाता, क्योंकि डियर हमारी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो एक साथ अगर हम इंक्रीज कर दे तो बहुत ज्यादा दिन तक रन नहीं कर पाती। हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। अचानक से हम इस कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते। भाई अभी हम अगर 2 रोटी खाते हैं और कोई बोल दे भैया 6 खा लो, तो क्या हम खा पाएंगे? कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सेस होगा, हम डायरेक्ट छत पर नहीं पहुंच सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो यही कबीरदास जी ने बोला है कि भाई धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर माली सींच दे, 100 घड़े पानी डाल दे पौधों पर, तो क्या फल समय से पहले आ जाएंगे? जी नहीं, फल अपने समय से आएंगे। तो ऐसे ही हमें अपने कर्मों का जो फल है, हमें अपने एक्शंस का जो परिणाम है, वो समय आने पर जरूर मिलेगा। समय का इंतजार करिए डियर। समय एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ दिखा जाता है और बहुत कुछ दे जाता है। तो समय, चाहे आप किसी भी प्रोस्पेक्टस में देखें, समय बहुत बलवान है। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट इज, इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ, इसी इंस्पिरेशनल दोहे के साथ हम बढ़ते आगे अपने सेशन में। डियर हम बात कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हमारा 16th ऑफ जुलाई को था। 16th ऑफ जुलाई को संडे था, हम लोगों ने पूरे वीक की न्यूज डिस्कस की थी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। 10th to 15th ऑफ जुलाई तक की न्यूज को हमने 16th जुलाई संडे को डिस्कस की थी। 17th जुलाई को ये मिस हो गया था आपके मार्क्स को लाना। आज हम बिल्कुल ट्यूसडे को यानी 18th ऑफ जुलाई को हम आपके लिए मार्क्स लेकर आए हैं। किसने सेशन में पार्टिसिपेट किया और अपने मार्क्स बताए? डियर देखिए यहाँ पर पुष्प रंजन थैंक यू बोल रहे हैं। मार्क्स यहाँ पर आपका सीनू तिवारी जी ने डिस्कस किए हैं, सीनू तिवारी जी ने मार्क्स बताए हैं। यहाँ पर सीनू तिवारी के मार्क्स हैं 54 मार्क्स हैं। वेल डन डियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, गुड। 60 में 54, 60 आउट ऑफ 54 मार्क्स गेन किए इन्होंने। चलते हैं देखते हैं और कौन एस्पिरेंट्स हैं जो बता रहे हैं। पवन कुमार जी बता रहे हैं 55 मार्क्स गेन किए, गुड डियर।
रजत बोल रहे हैं 56, गुड डियर, वेरी गुड। आस्था शुक्ला बोल रही हैं 56, वेरी गुड। शीतल सिंह बोल रहे हैं 57, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे। गरिमा बोल रही है 56, वेरी गुड डियर। रितिका बोल रही है 54, वेरी गुड डियर। अंशुल सिंघानिया बोल रहे हैं 54, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे। आपका पार्टिसिपेशन ही है बिल्कुल यहाँ पर। सुरभि प्रिंसी मिश्रा, लेकिन ये आदर्श मिश्रा के नाम से है, 57 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड। शैलेंद्र सिंह 53 बोल रहे हैं, वेल डन डियर, और प्रयास करें अच्छे लाएं। यूजर ओएक्स के नाम से 54 बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके बाद हर्ष आ रहे हैं, हर्ष बोल रहे हैं 50, 60 में 50 हैं, गुड, बहुत अच्छा प्रयास है, कीप इट अप। सोनाली 55 बोल रही हैं, वेरी गुड डियर। 145 कुणाल जैन है, 46 बोल रहे हैं, कीप इट अप डियर। नेक्स्ट इज हम बात करें डियर, सोनाली बोल रही है 55 मार्क्स है, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे। 46 बोल रहे हैं 145 कुणाल, कीप इट अप। सुरभि सिन्हा बोल रही है 58, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे, 58, 2 क्वेश्चन केवल आपके रॉन्ग हुए हैं। श्यामोलिमा फूकन बोल रही है 57, केवल 3 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं। श्यामोलिमा फूकन, सुरभि सिन्हा, है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं, आंसर्स करते हैं, पूरा पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, बहुत अच्छे डियर, वेल डन। आपकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम चलें डियर। हाँ, तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने वीकली करंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट भी किया और अपने मार्क्स भी ईमानदारी के साथ काउंट किए और उनको बताया। आप भी अगर न्यू है, फर्स्ट टाइम आपने वीकली करंट अफेयर सेशन देखा था, तो कोई बात नहीं है डियर, कंटिन्यू करें और अपने मार्क्स भी काउंट करना शुरू करें धीरे धीरे, है ना। सेशन में कंटिन्यू होंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी कर पाएंगे और अपने मार्क्स भी बता पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए तो डियर, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी न्यू व्यूअर हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन डियर पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। चलिए चलते हैं आगे। फिर बात करें इस सेशन में हम लोग टॉप 10 न्यूज का एक टारगेट लेकर चलते हैं। 10, कभी 11 और 12 न्यूज भी हो जाती हैं, कभी 9 और 8 भी हो जाती हैं, वो न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई न्यूज बहुत ही लेंदी हो जाती है तो हमें हमें न्यूज कम करनी पड़ती है। जब होता है कि छोटी छोटी न्यूज है तो हम 11 से 12 न्यूज भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ स्टैटिक जीके या कंपाइल्ड फैक्ट देखते हैं। इसके बाद देन हम बात करते हैं किसकी, स्टैटिक जीके में कुछ पार्ट देखते हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू के बाद कुछ आंसर्स देखते हैं, अपने विनर को अनाउंस करते हैं और टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज हमें क्या बोलने वाली है। तो डियर बिल्कुल हम चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल डियर, आप सभी देख पा रहे हैं नेल्सन मंडेला जी दिख रहे हैं और बिल्कुल नेल्सन मंडेला जी आ रहे हैं तो इसकी जरूर कोई ना कोई बात है न्यूज में। डियर आज हम 18th ऑफ जुलाई है, 18th ऑफ जुलाई को हम नेल्सन मंडेला डे के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इनको ऑनर देने के लिए, इनकी चीजों को याद करने के लिए, इनको इनके लाइफ में जो असलियतों के खिलाफ इन्होंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को याद रखने के लिए। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं डियर, साउथ अफ्रीका के गांधी बोले जाते हैं नेल्सन मंडेला जी को। आप सभी बिल्कुल इनसे परिचित होंगे। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ। जो भी न्यू ईयर एंड ईयर मैं बताऊं, थ्योरी के पार्ट पर बिल्कुल हम लोग न्यूज को डिस्कस करते हैं, थ्योरी के साथ ही हम लोग पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। वैसे ही पॉइंट्स कनेक्ट करके बैठेंगे तो बिल्कुल वैसे ही पॉइंट आप भी कनेक्ट करेंगे। आज सीख लेंगे आप सेशन में कि कैसे हम किसी करंट की न्यूज को बाइफरगेट करते हैं, कैसे पॉइंट्स में कनेक्ट करते हैं, जिससे हम उसे लंबे समय तक याद रख सकें और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल न्यूज को बना सकें। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज हो, हमें उसको सिंपल बनाना होता है और ये बनाते हैं कौन, हम सब साथ में मिलकर बनाते हैं। आप भी न्यूज को साथ बनाते हैं। आपका पार्टिसिपेशन, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर, आपका आंसरिंग और व्यू देना, बताना, ये भी एक क्या करता है, इंस्पायर करता है। कई बार होता है बहुत सारी चीजें आप लोग व्यू देते हैं, है ना, तो वहां से निकल कर आती है, वहां से इनोवेटिव आइडियाज निकल कर आते हैं जिससे न्यूज को हम बाइफरगेट कर पाते हैं। तो हम सब मिलकर करते हैं, किसी एक के करने से ये पॉसिबल नहीं है, हम सबका प्रयास है और हम सबको इस सेशन को और भी अच्छा और भी इंटरेस्टिंग बनाना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से पॉइंट्स निकल कर आएंगे। तो चलते हैं डियर, फर्स्ट इज देखिए आ गया है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18th ऑफ जुलाई को हम डियर बिल्कुल इसको मनाते हैं। तो 18 जुलाई 23 की बात हो रही है, 18 जुलाई 23 की बात हो रही है। इन्होंने देखिए नेल्सन मंडेला जी के कोट्स की बात करें तो एक कोट इनका यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वी वुड बी ऑनर्ड इफ सच अ डे कैन सर्व टू ब्रिंग टुगेदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइट पॉवर्टी। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को फाइट करनी है, किससे, पॉवर्टी से, है ना, गरीबी से। एंड प्रमोट पीस, प्रमोट करना है किसको, पीस को, रिकॉन्सिलिएशन को एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। डियर कल्चर एक ऐसी चीज है जिससे देशों को, कंट्रीज को, सभ्यताओं को जोड़े रखता है। कल्चर हमेशा एक ऐसी चीज है जो जोड़ कर रखता है डाइवर्सिटी को, है ना।
तो बिल्कुल पॉवर्टी को हराना है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये फाइट है। नेल्सन मंडेला डे की बात कर रहे हैं, 18 जुलाई 1923 को सेलिब्रेट करते हैं डियर, अवेयरनेस के लिए मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई ये चीजें देखेंगे, थीम की बात करेंगे, किसी भी इंटरनेशनल डे की अगर बात होती है तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सारी चीजों के साथ हम लोग आगे चलेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। जो भी न्यू ईयर है डियर, आप सभी बिल्कुल जो पहले से हैं, है ना, वो बिल्कुल कॉपी, नोटबुक, डायरी अपनी लेकर बैठते हैं और सेशन के साथ ही आपकी सारी की सारी न्यूज कलेक्ट हो जाती हैं। आप पुट पेन टू पेपर बैठते हैं, यानी नोट करते भी जाते हैं। तो बिल्कुल जो भी न्यू ईयर है, आप भी डियर कॉपी, नोटबुक, कोई भी डायरी बना लीजिए और वो डेली का डेली आपको करंट अफेयर की कॉपी, अपनी पर्सनल कॉपी रखनी है और जो भी न्यूज यहाँ पर डिस्कस होती है वो आप कनेक्ट करते चलेंगे, जो भी सेशन में बताया जा रहा है कंप्लीट करते चलेंगे, तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से अपने पॉइंट्स को, करंट अफेयर्स को, जनरल अवेयरनेस को या जीएस को, जनरल स्टडीज को कवर कर पाएंगे। और यार कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर कोई भी मिथ नहीं रखना है कि भाई करंट अफेयर इस एग्जाम में ज्यादा आता है, इसमें कम आता है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, लेकिन करंट अफेयर आता हर जगह है। थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है। एसएससी की बात करें तो 1 ईयर के फैक्ट्स पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। एसएससी में डेप्थ में जाते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की तरफ, एसएससी में डेप्थ में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ, एसएससी में डेप्थ में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, है ना, कि कोई न्यूज डिस्कस हो गई तो भाई पूछ दिया कि बताइए किस शेड्यूल में बात की गई है, किस आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है। तो उस तरह से देखते हैं। बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा झुकाव इकोनॉमी की तरफ रहता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं होता। इकोनॉमी के भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली एसएससी के एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, तो थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस होता है। लेकिन करंट अफेयर एवरी एग्जाम के लिए, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, एजुकेशन का कोई एग्जाम हो, टीचिंग कोई एग्जाम हो या फिर आपका डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। नेशनल मंडेला डे की बात हुई, बिल्कुल इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। चलिए फर्स्ट इज, देखिए विद द थीम क्या है, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी, वी आर कॉलिंग ऑन आवर पार्टनर्स एंड द पब्लिक टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज and create food resilient environment in solidarity with communities across the world facing crisis due to climate change। जो भी डियर ऐसी यहाँ पर प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं, कैसी प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हैं और नेल्सन मंडेला जी का झुकाव जिस तरफ था उसी तरह से यहाँ पर ये थीम डिसाइड की गई है, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं दिस ईयर द कॉल टू एक्शन इज इट्स इन योर हैंड्स, इट्स इन योर हैंड्स। ये इसका क्या दिया गया है, बोला गया है, आह्वान किया गया है, इससे कॉल टू एक्शन बोला गया है, या हम स्लोगन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कैसे कनेक्ट करेंगे डियर, तो हमने यहां पर लिख दिया इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, ठीक है डियर। ऐसे एरो कर देना है, एरो के बाद यहां पर हमें लिख देना है कब हमने सेलिब्रेट किया है, 18 जुलाई, ठीक है। यहां पर हमें थीम लिख देनी है डियर, क्लाइमेट, कॉमा फूड। आप कैसे भी लिख सकते हैं डियर, कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको, जो भी न्यू ईयर हैं, पुराने व्यूअर हमारे सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और कनेक्ट करने लगे हैं, जो भी हमारे न्यू ईयर हैं वो भी इस तरह से सीख पाएंगे कि हमें कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर हमें आपने यहाँ पर इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे लिख दिया, इधर आपने 18 जुलाई लिख दिया, इधर आपने थीम लिख दिया, तो थीम क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। अब देखिए आपको नोट क्या करना है, आपको ये थ्योरी का पार्ट जो भी लिखा हुआ है ये नोट नहीं करना है, केवल और केवल आपको ये जो पार्ट मैंने डिस्कस किया जो बॉक्स में है, यही पार्ट आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में जहां भी आप नोट डाउन कर रहे हैं वहां पर इस फिगर को आपको क्रिएट कर लेना है। और ये फिगर हमने स्लाइड पे डिस्कस किया है, हम स्लाइड चेंज करते जाएंगे, पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे देखते जाएंगे, आप इसी स्लाइड पर यानी इसी पेज पर जहां पर आपने ये लिखा है कोई भी फैक्ट आएगा तो आप यहीं पर उसको ऐड करते जाएंगे, आप यहीं पर उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हो गया बस, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं और पॉइंट बन रहे हैं भाई। नेल्सन मंडेला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 18 एवरी ईयर। इसके साथ ही हम बात करें डियर, इसको सेलिब्रेट करना हमने कब से मनाना शुरू किया, तो द यूनाइटेड नेशन हैड इन 2009 डिक्लेयर 18 जुलाई एज नेल्सन मंडेला डे टू ऑनर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इनको ऑनर देने के लिए ये शुरू किया गया, ठीक है डियर। तो फाइनल यहाँ पर 2009 से इसको डिक्लेयर किया गया था। 2009 से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये डियर 1994 से लेकर 1999 तक राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। कहां पर, साउथ अफ्रीका में, जैसे बोला साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ पर 2009 में डिक्लेयर किया था किसने, यूनाइटेड नेशन ने। तो जो फर्स्ट फिगर था इसी फिगर में आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर लिखना है यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया, है ना,
डिक्लेयर्ड कब डिक्लेयर किया था? 2009। तो देखिए यहां पर एक और फैक्ट ऐड हो गया, एक और पॉइंट ऐड हो गया, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडेरिटी यूएन ने डिक्लेयर किया था कब? 2009 में। थीम क्या है? क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडेरिटी। क्लियर है? आई होप बिल्कुल इसी स्लाइड में इसी पॉइंट पे आपको सारे पॉइंट ऐड करते जाने। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड स्लाइड हमारी डिस्कस हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बात हो रही है डियर मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट। मंडेला राज्य के पहले श्वेत प्रमुख थे। दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये फर्स्ट आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन में फुल्ली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका में। ठीक है डियर। इसके बाद हम बात करें तो बात हो रही है द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई 2010। 2009 में डिक्लेयर किया गया था और पहला जो नेशनल मंडेला डे वो सेलिब्रेट हुआ था वो डियर कब सेलिब्रेट हुआ था? 2010 में सेलिब्रेट हुआ था। 2010 में सेलिब्रेट किया था। इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम 2010 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 18 जुलाई 2010। ठीक है, फर्स्ट टाइम। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व निर्वाचित हो गए। फिर 18 जुलाई 2010 को मंडेला के 92वें जन्म दिवस पर मनाया गया था। डियर इनका कौन सा ये जन्मदिन था? ये 92nd इनका बर्थ था, 92nd बर्थ एनिवर्सरी थी, 92nd बर्थ एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है डियर, 92nd इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, आई होप ये भी पॉइंट आप उसी पॉइंट पे वहीं पर जाकर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। भाई यहाँ पर कहाँ ऐड करोगे? फर्स्ट टाइम हमने कब सेलिब्रेट किया था? इट इज अ फर्स्ट टाइम हमने सेलिब्रेट किया था 2010 में। ठीक है, 2010 में। और इनकी कौन सी नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी? 92nd। इतना डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन हाँ पॉइंट्स आप इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी स्लाइड आपकी डिस्कस हो गई। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और एडिशनल फैक्ट हो रहा है, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन बनेगा। तो डियर सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंकिंग के एग्जाम्स में ही पूछा जा सकता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीसैट में भी पूछा जा सकता है। ये जो डे है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, 4664 के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को। कौन से? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे को। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई अलग बात नहीं हो रही है। इस दिन को 4664 के नाम से भी जाना जाता है। इसे मूल रूप से HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी शुरू किया गया बाद में, है ना डियर। 2003 और 2000 हम बात करें 2003-2008 के बीच दक्षिण अफ्रीका के विदेशी संगीतकारों द्वारा नेल्सन मंडेला के सम्मान में आयोजित एड्स लाभ संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जारी की गई थी, है ना। फिर आगे इसको 4664 एंड HIV और एड्स में जागरूकता के लिए भी शुरू किया गया था। तो ये भी एडिशनल फैक्ट है, थोड़ा सा डेप्थ में है, बस आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पॉइंट बन सकता है। आई होप बिल्कुल इतनी क्लियर होगी न्यूज, आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर होगी, बहुत सारे पॉइंट्स के साथ हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग डियर, आप सभी को पता है फ्रांस बेस्टल डे बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा है ना। 14 जुलाई एज अ चीफ गेस्ट के रूप में गए हुए थे मोदी जी, है ना। अब डियर अगर हम बात करें तो पीएम मोदी जी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड को हम बोलेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, देखिए पहुंचते ही गॉर्ड ऑफ ऑनर तो एयरपोर्ट पे ही दे दिया गया था, है ना, एयरपोर्ट पे ही दे दिया गया था। लेकिन ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्या इस अवार्ड की खासियत है, क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, वन बाय वन हम लोग कनेक्ट करते हुए इसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं, है ना। देखिए एक वैश्विक लेवल पर इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं बहुत मैटर करते हैं, है ना। जैसे हमारा होता है कि भाई बोलते हैं ना, भाई वो बहुत ही सामाजिक प्राणी है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है ना। तो इस तरह से कंट्रीज होती हैं, तो जियोपॉलिटिक्स होती है, जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। जितने अच्छे हमारे रिलेशंस होंगे अदर कंट्रीज के साथ, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ, है ना, उतना ही हम ग्रो करेंगे, उतने ही हमारे डेवलपमेंट और विकास के रास्ते खुलते जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हमें इंपॉर्टेंस देना कंट्रीज को, उनकी वैल्यूज को समझना, प्रॉब्लम्स को समझना, उनके दुख के समय पर, परेशानी के समय पर साथ में खड़े रहना, ये एक भारत का बहुत पहले से रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की एक मानसिकता के साथ इंडिया काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। चाहे हम ईरान इराक की बात करें, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे अर्थक्वेक या कोई वैश्विक आपदा और विपदा हो, ठीक है, तो उन सारी चीजों को लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत स्ट्रांग, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बिल्कुल काम होना चाहिए। हर गवर्नमेंट, हर कंट्री इस पर ध्यान देने की कोशिश करता है, बिल्कुल बेशक करनी भी चाहिए। तो बात हो रही है पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार की। तो चलिए फटाफट से देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जी को भाई कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड जो है डियर, इसका नेम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको देख पाए, समझ पाए। ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस, ओहो, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है डियर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। ये डियर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन, फ्रांस का, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है, एंड मिलिट्री ऑनर है, ठीक है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, बिल्कुल डियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है। जैसे इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डियर कौन है? भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कौन है? पद्मा विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पद्मा अवार्ड की पूरी सीरीज होती है। पद्मा अवार्ड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेकिन पद्मा अवार्ड की जो सीरीज है उसमें सबसे टॉप पर कौन है? पद्मा विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, और सबसे टॉप पर कौन है? फर्स्ट प्लेस पर भारत रत्न, ठीक है डियर। तो यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आई होप बिल्कुल आपको फिगर क्लियर हो रहा होगा और यही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इससे पहले अब देखो ऐड करने को हम बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन डियर आप सभी समझ रहे हैं, है ना। कंटिन्यू डियर आप सेशन में रहेंगे, जो भी फर्स्ट न्यू व्यूअर है वो समझ पा रहे होंगे, जो पुराने व्यूअर हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी क्यों गए थे फ्रांस में? बेस्टल डे था, नेशनल डे था वहां का, राफेल हमने खरीदे थे 6 स्क्वायर यानी 36 राफेल खरीदे थे, है ना, और उसी दिन 14 ऑफ जुलाई को बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे। आज से ही आप न्यू व्यूअर हैं तो बिल्कुल शुरू करना शुरू करें। एक हफ्ता अप्रॉक्स लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम आपको 1 वीक लगेगा। 1 वीक में आप सारी चीजें बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि न्यूज भी कोई न्यूज अचानक से नहीं आती, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रही होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। कंटिन्यू, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे डियर आए तो देखिए क्या बात हो रही है। बात हो रही है ये जो अवार्ड शुरू किया गया इसकी जर्नी कहाँ से आती है, ओरिजिन क्या है इस अवार्ड का, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए एज अ इन्फॉर्मेशन। डियर मैं यहाँ पर बता दूं, ये नेपोलियन बोनापार्टा की जो बात हो रही है ये हमारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए, सी सेट के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि जो अभी हाल ही में मोदी जी को अवार्ड दिया गया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टा की बात करें डियर, स्थापित नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा ये अवार्ड जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको फाउंडेड किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्टा, ठीक है। तो फाइनल हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, नेपोलियन बोनापार्टा, नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा इसको क्या किया गया? फाउंडेड किया गया। एज अ इन्फॉर्मेशन है डियर, है ना, एज अ इन्फॉर्मेशन है, सीसेट एंड यूपीएससी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। बैंकिंग के एग्जाम में पूछा देखो कहीं भी जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात है जो आपको पता है, तो ऐसा नहीं है कि हम सुन नहीं सकते, हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे यहाँ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है डियर। ऐसा नेचर कभी भी हमें नहीं रखना चाहिए कि भाई होता है ये तो हमारे एग्जाम का नहीं। हाँ ठीक है, मेरा बोलना है कि एग्जाम ओरिएंटेड रहिए, लेकिन इतने भी ओरिएंटेड और इतने भी स्वार्थी मत हो जाइए कि रिलेटेड फैक्ट्स को भी भूलना ही भूल जाए। कुछ ऐसा अप्रोच होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम ये क्यों सुने, है ना। तो डियर 2-5 मिनट या ऐसे करके अगर आप ये एप्टीट्यूड या ये अप्रोच सही नहीं होता, कोई चीज एज अ इन्फॉर्मेशन होती है तो हम देखते हैं। इतने हम चूज करने में चूजे नहीं हो सकते कि ये भाई देखना है, ये नहीं देखना, ये देखना है, ये नहीं देखना, फिर कनेक्ट आप नहीं कर पाओगे चीजों को, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंस रहती है। चलिए, नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा फाउंड किया गया डियर। हम बात करें स्थापित लीजन ऑफ ऑनर, 5 डिग्रियां होती हैं डियर। यहाँ पर कितनी डिग्रियां होती हैं? 5 कैटेगरीज, और 5 डिग्रीज में इसको डिवाइड किया गया है। 5 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है। 5 डिग्रीज कौन कौन सी 5 डिग्रीज है? बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज, सेकेंड इज एंड थर्ड इज। तो चलिए देखते हैं। 5 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है ग्रैंड क्रॉस, ठीक है डियर। पहला क्या है? ग्रैंड
क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस। दूसरा है ग्रैंड ऑफिसर, सेकंड इज है ग्रैंड ऑफिसर। और यार यहां पर जो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को वो कौन सा अवार्ड, वो कौन सा है, ग्रैंड क्रॉस है ना, ग्रैंड क्रॉस है। देखिए लीजन ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस है, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस है। फिर पहला है ग्रैंड क्रॉस, दूसरा हो गया ग्रैंड ऑफिसर, और तीसरा है आपका, तीसरा है कमांडर, तीसरा है कमांडर, ठीक है, थर्ड इज कमांडर। जैसे देखो हमारे यहाँ क्या देखो बताया ना आपको, पद्मा अवार्ड की सीरीज जैसे मैंने बताई ना, पद्मा विभूषण सबसे टॉप पे, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ऐसे ही यहाँ पर जो ये हाईएस्ट अवार्ड है ये 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज है। कितनी कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरीज हो गई, फोर्थ कैटेगरी कौन सी है और फिफ्थ कौन सी है ये भी देख लेते हैं फटाफट से। फोर्थ कैटेगरी है डियर ऑफिसर की, फोर्थ कैटेगरी है ऑफिसर की, ठीक है। एंड लास्ट कैटेगरी है किसकी, लास्ट कैटेगरी है आपकी सामंत की, सामंत बोलते हैं या फिर लास्ट नाइट बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सामंत बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं, फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सम्मान यानी ग्रैंड क्रॉस दिया गया है डियर, बिल्कुल ग्रैंड क्रॉस दिया गया, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इनको शुरू किया गया, ठीक है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैटिक फैक्ट है, ये डियर कंपाइलेशन है, बहुत ही आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो। नरेंद्र मोदी जी को जो मिले गए अवार्ड्स हैं अभी हाल ही में क्या बहुत सारे जो कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो बात हो रही है जून में, है ना। अगर हम बात करें जून में तो इजिप्ट में इनको ये अवार्ड दिया गया, इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ द नील, ऑर्डर ऑफ द नील, ऑर्डर ऑफ द नील, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज मोदी जी को, ही ऑल्सो रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैलोपो, ड्रग गैलोपो, ये सेकंड इज है, ये कहाँ दिया गया डियर, भूटान में दिया गया। कब दिया गया, 2021 में दिया गया। फिर लीजन ऑफ द मेरिट आ जाओ, लीजन ऑफ द मेरिट ये थर्ड इज, हम बात करें तो डियर ये यूएस में दिया गया, कब, 2020 में दिया गया, 2020 में दिया गया। फिर ऑर्डर ऑफ द एसटी एंड्रयू की बात करें, ये आपका चौथा अवार्ड आ गया, हाईएस्ट अवार्ड। ये डियर कहाँ दिया गया, रशिया में दिया गया, ये कब दिया गया, 2019 में दिया गया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ जायद की बात करें, ऑर्डर ऑफ जायद ये भी हाईएस्ट सिविलियन है उस कंट्री का, किस कंट्री का, यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ये कब दिया गया, ये भी 2019 में दिया गया है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, ये डियर सऊदी अरेबिया में दिया गया, और फाइनली ये 2016 में दिया गया, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल आपके, 6 हो गए। तो ये 6 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की डियर अगर हम बात करें तो डायरेक्टली वहां पर बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो लेटेस्ट वाले जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, यानी इजिप्ट में दिया हुआ पूछा जा सकता है ना। भूटान में जो दिया गया है ये भी थोड़ा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो ऐसे पूछा जा सकता है। बताइए 2021 में भूटान में, क्योंकि 2021 पूछा जा सकता है, बिल्कुल डियर, है ना। तो यहाँ पर आपको जो अदर है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ ये आपका कंपाइल्ड फैक्ट हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो अभी तक मोदी जी को मिले हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। और अभी एक और ऐड हो जाएगा इसमें, कौन सा, फ्रांस का लीजन ऑफ द क्रॉस ऑफ द ऑनर, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट बिल्कुल स्लाइड डियर हिंदी में अवेलेबल है आपके लिए आसानी से, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल यार अपॉइंटमेंट से, और अपॉइंटमेंट से यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है वहां पे अनाउंसमेंट हुआ है किसका, फर्स्ट फीमेल गवर्नर का, और ये ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर की घोषणा हो चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी डियर, फर्स्ट फीमेल है। वैसे तो देखो गवर्नर आते रहते हैं जाते रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, किनके किनके हम गवर्नर याद रखेंगे, लेकिन ये अपॉइंटमेंट हुआ है और ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन से पॉइंट बन रहे हैं डियर। तो ऑस्ट्रेलिया ने निवर्तमान गवर्नर फिलिप लोव के स्थान पर मिशेल बुलॉक को केंद्रीय बैंक की महिला प्रमुख नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक की महिला प्रमुख नियुक्त किया है किसको, आपका मिशेल बुलॉक को, ठीक है। तो डियर चलिए फटाफट से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें डियर ऑस्ट्रेलिया का जो रिजर्व बैंक है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल बैंक है उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहां पर बिल्कुल ये कंपैरिजन या ये मत समझ लेना कि हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ के नाम से ही ऐड होता है, ऐसा नहीं है डियर। फेडरल रिजर्व है जैसे, है ना, यूएस का अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हर कंट्री का सेंट्रल बैंक इसी नाम से नहीं होता है। ये मिथ मत पाल लीजिएगा कि हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा उसके नाम के पहले रिजर्व बैंक ऑफ लगेगा, ठीक है। ये देखो एक एडिशनल फैक्ट है, एज अ कॉमन सेंस होता है हम लोगों का कि भाई हम बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से सही भी करते हैं
है ना, ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें हम लोग कॉमन सेंस से सही भी करते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे कॉमन सेंस की वजह से गलत भी हो। यह भी बात बहुत पॉइंट की है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। कई बार होता है हम लोग करते हुए या हम ही लोग क्लास में होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं तो कोई चीज कहते हैं क्या कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास, है ना, लेकिन कॉमन सेंस कहीं काम करता है, हर जगह काम नहीं करता है। कहीं पर हमारे लिए कॉमन सेंस क्या हो जाता है, कुछ चीजों को रॉन्ग भी करा देता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, है ना, तो देखो बहुत ही छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन है बहुत काम का। जो भी पॉइंट डिस्कस हो जाता है वो हमें ध्यान रहता है कि हाँ ये बात कहीं बोली थी या किसी ने बोली थी, ऐसा हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में डियर आ जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ ही लगे ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करते जाइए सेशन को और आगे बिल्कुल हम लोग बढ़ते चलेंगे। फटाफट से न्यूज पर फोकस रखेंगे, है ना, न्यूज पर फोकस रखेंगे और बिल्कुल, है ना, इसके साथ ही सेशन को लाइक करते जाइए अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है। इसके लिए देर बोलना ना पड़ा करे, फटाफट से आप लोग बिल्कुल लाइक करते चले आ करिए। ठीक है, करते हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, करते हैं, चलिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया डियर क्या है, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है। और ये अपॉइंटमेंट किसका है डियर, गवर्नर का है। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, गवर्नर या हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन बनी है भाई, मिशेल बुलॉक, मिशेल माय, बिल्कुल डियर मिशेल ब्लॉक, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना है, मिशेल ब्लॉक है। हियर इन्होंने रिप्लेस किसको किया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, रिप्लेस किया इन्होंने फिलिप लोव को, रिप्लेस किया है फिलिप लोव को। तो बस इतना ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा डिटेल में बस हम एज अ इंफॉर्मेशन चीजों को देख लेंगे, लेकिन और बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। फिलिप लोव, ठीक है, फिलिप लोव को इन्होंने रिप्लेस किया है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर है, माइकल ब्लॉक नाम है, अपॉइंटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फिगर के पॉइंट पे चीजों को कनेक्ट करते चलना। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट ईयर हम लोग चलेंगे। तो बात हो रही है ऑस्ट्रेलियाई कोषाध्यक्ष यानी ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजर जिम कैल्मर्स की बात करें, जिम चार्म्स की बात करें, जिम चार्म्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज, एंथोनी अल्बनीज, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है डियर। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो एंथोनी अल्बनीज आ जाते हैं। एंथोनी अल्बनीज और जिम चार्मर्स के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेजर हैं, इनके द्वारा अनाउंस किया गया माइकल बुलक विल लीड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफ द नेक्स्ट 7 ईयर्स। नेक्स्ट 7 ईयर्स तक के लिए इनको क्या बना दिया गया है, गवर्नर बना दिया गया है, हेड बना दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डियर, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात हुई और न्यूज में रहा है, तो बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक और बैंक नोट जारी करने वाला एक प्राधिकरण है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसकी स्थापना कब हुई डियर, तो एस्टेब्लिश हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली ये स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम बात करें तो 14 जैन को ये एस्टेब्लिश हुआ, 14 जैन 1960 को, 14 जैन 1960 को ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बैंक ऑफ इंडिया से डियर। बैंक ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया है, IBU इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया डियर, IBU, केवल इतना ध्यान रखो, IBU। अब ये IBU क्या है, IFSC बैंकिंग यूनिट, IFSC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। IFSC बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया है किसने, बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने IFSC बैंकिंग यूनिट को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है किसने, बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये कहां पर, गिफ्ट सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे फटाफट से देखते हैं। ये देखिए फैक्ट्स आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स, बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स, बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है भाई, एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक ये वर्क करता है। प्रेजेंट टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12 है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12 हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट किया है, IFSC बैंकिंग यूनिट, IFSC बैंकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एट गिफ्ट SEZ एरिया। गिफ्ट SEZ एरिया कहां पर, गिफ्ट
एसईजेड क्या होता है भाई? एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन डियर ऐसे होते हैं जहां पर 24/7 वर्किंग होती है। चाइना में बहुत सारे एसईजेड जोन्स हैं। हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एसईजेड जोन्स को इंक्रीज करने पर काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। जितने अधिक एसईजेड जोन होंगे उतनी तेजी से इकोनॉमी बूस्ट अप करती है अपने आप को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां पर 24/7 वर्किंग होती है डियर। यहाँ पर एसईजेड जोन्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होते हैं, यानी हर कंट्री की करेंसी में ही काम कर रहे होते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जिससे कोई भी ट्रेड करने में, कुछ भी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, 24/7 वर्किंग हो, इकोनॉमी बहुत तेजी से अपने आप को क्या करे, बूस्ट करे। एसईजेड से पहले डियर जो हुआ करते थे वो कौन से होते थे? ईपीजेड होते थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाते थे। और डियर एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर ओपन हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, ये कहां पर ओपन हुआ था? बहुत ही फेमस जगह है एशिया का। और एशिया का जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था ये डियर इंडिया में ही था। और अब आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है और कौन सा प्लेस हो सकता है। थोड़ा सा गेस करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देखो बात हो रही है। ईपीजेड, एसईजेड है ना, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी को यानी फॉरेन ट्रेड कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है यहाँ पर। चलिए, तो हम बहुत ज्यादा एसईजेड से दूर नहीं जाते हैं। गिफ्ट एसईजेड एरिया जो है ये गांधीनगर, गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पर इसे क्या किया गया है? शुरू किया गया है। गुजरात इनॉग्रेट किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में, गांधीनगर। और गुजरात की बात हुई है तो भैया गुजरात के मुख्यमंत्री साहब, गुजरात के कैपिटल, गुजरात की गवर्नर, गुजरात के मुख्यमंत्री, है ना। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल से, ठीक है। तो चलिए, पॉइंट कनेक्ट हो गए। बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड गिफ्ट एसईजेड गुजरात के गांधीनगर में। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, शॉर्ट में इसी को हमने बोल दिया है आईबीयू, यानी आई स्टैंड्स फॉर आईएफएससी, बैंकिंग स्टैंड्स फॉर बी फॉर बैंकिंग और यूनिट फॉर यू, ठीक है। आईएफएससी में कितने डिजिट होते हैं ये भी आप सभी बताएंगे। चलिए, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या ऐड हो रहा है भाई। देखो, उद्घाटन समारोह में बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं, उद्घाटन समारोह किसके द्वारा? बैंक के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक के द्वारा किया गया। अब देखो, रजनीश कर्नाटक यहाँ पे लिखा है तो कर्नाटक तुम स्टेट मत समझ लेना, इनका सर नेम है, इनका सर नेम है, ठीक है। किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया? रजनीश कर्नाटक के द्वारा। तो डियर बिल्कुल इसी स्लाइड पे ही हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ है? एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक, रजनीश कर्नाटक जी के द्वारा क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं रजनीश कर्नाटक जी? मार्च 2024 तक $1 अरब और उसके बाद 3 वर्षों के लिए इन्होंने $4 अरब के कारोबार को हासिल करने का एक भरोसा जताया है, एक विश्वास जताया है, ठीक है। ये इन्होंने बोला एज अ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है ना, एज अ बस सुन लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज चले तो बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंस। अगर बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस की बात करें डियर तो 15 फॉरेन कंट्रीज में वर्किंग में है, 15 फॉरेन कंट्रीज। ये थोड़े से फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 15 फॉरेन कंट्रीज में बात करें, है ना, 15 फॉरेन कंट्रीज थ्रू 21 फॉरेन ब्रांचेस, यानी 15 फॉरेन कंट्रीज में है, कितनी ब्रांचेस के साथ? 21 फॉरेन ब्रांचेस, 21 फॉरेन ब्रांचेस। 4 फॉरेन सब्सिडरीज हैं एंड 4 फॉरेन सब्सिडरीज एंड 1 ज्वाइंट वेंचर, एंड एक ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर। ये भी पॉइंट देखो डेप्थ में है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 21 फॉरेन ब्रांचेस हैं, 4 फॉरेन सब्सिडरीज हैं, एक ज्वाइंट वेंचर है ना, एक ज्वाइंट वेंचर है एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है, ठीक है। और 15 फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया 21 विदेशी शाखाओं, 4 विदेशी सहायक कंपनियों, एक संयुक्त उद्यम और एक प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से 15 विदेशी देशों में उपस्थित है। 15 विदेशी देशों में क्या है? उपस्थित है। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये एज अ एडिशनल फैक्ट है। न्यूज तो हमारी केवल इतनी थी कि आईबीयू को इनॉग्रेट किया है, किसने किया है? एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक जी ने किया है, ठीक है। और ये इनॉग्रेशन कहाँ? गिफ्ट सिटी में किया गया है, एसईजेड का नाम दिया गया है, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतने पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस बात करें, यहाँ पर देखो भाई क्या बोला है, यहाँ पे भी आईबीयू आफ्टर इनॉग्रेटिंग द आईबीयू कर्नाटक ऑल्सो इनॉग्रेटेड, कर्नाटक यानी रजनीश कर्नाटक जी की बात हो रही है, एमडी एंड सीईओ साहब की, ऑल्सो इनॉग्रेटेड द एनआरआई हेल्प सेंटर। एक डियर एनआरआई हेल्प सेंटर भी इनके द्वारा क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया। एनआरआई हेल्प सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा,
तो ये भी पॉइंट डियर ऐड कर लेना वहीं पर। एनआरआई हेल्प सेंटर की बात हो रही है। एनआरआई हेल्प सेंटर हाउस इन द प्रीमाइसेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज बैक ऑफिस। डियर ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होगा FEBO। अब देखो, तुमने फेरा सुना है, तुमने फेमा सुना है, तुम कहोगे सर फेरा फेमा कुछ नहीं, अब की बार FEBO आया, ये तो हमने सुना ही नहीं। डियर ये सुनेंगे आप तभी जब आप करंट से कनेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि फेरा फेमा बहुत ही आसान है, बिल्कुल पूछा जाएगा, हर स्टूडेंट कर पाएगा, लेकिन जो ये कर पाएगा वही कुछ खास होगा, क्योंकि वो डेली अपना टाइम देता है, डेली मॉर्निंग उठता है और करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट होता है, उसको प्रिपेयर करता है, उसको टाइम देता है। जो टाइम देगा, वैल्यू देगा, वो सीखेगा, क्योंकि टाइम कभी वेस्ट नहीं होता, टाइम हमेशा इन्वेस्ट होता है। और डियर आप सभी को पता है, जो चीज इन्वेस्ट होती है वो हमेशा रिटर्न के साथ वापस आती है। अब वो रिटर्न पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन रिटर्न होता जरूर है, ठीक है, रिटर्न होता जरूर है। टाइम कभी वेस्ट नहीं होता। हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया, टाइम कभी वेस्ट नहीं होता, टाइम हमेशा इन्वेस्ट होता है, और जो चीज इन्वेस्ट होती है वो हमेशा रिटर्न के साथ वापस आती है, चाहे वो पॉजिटिव रिटर्न हो या नेगेटिव रिटर्न हो। समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल भैया इसको फुल फॉर्म को ध्यान रख लो, बस इतनी ही सी बात है, ज्यादा बात करेंगे तो फिर बात में बढ़ जाएगी, क्योंकि बात से बात बढ़ती है, तो बिना बात किए हुए, बहुत ही कम बात करते हुए अब लोग आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बैक ऑफिस, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, बैक ऑफिस, ठीक है डियर, इन द डोमेस्टिक एरिया ऑफ गिफ्ट सिटी में इसको भी लॉन्च किया गया है। उद्घाटन करने के बाद कर्नाटक ने गिफ्ट सिटी के घरेलू क्षेत्र में सेंट्रलाइज फॉरेन एक्सचेंज बैक ऑफिस के परिसर में स्थित एनआरआई सहायता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी इनॉग्रेट किया गया है, ये भी इनॉग्रेट किया गया है। आई होप बिल्कुल इतना समझ पा रहे होगे, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा अगर आपका भी मानना है तो फटाफट से एक बार में यस लिख दो, हम कमेंट बॉक्स में देख लेंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी तसल्ली है आपका न्यूज का क्लियर होना, आपका खुश होना कि भाई सर हमें सारी न्यूज क्लियर हो रही हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम धीरे धीरे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डियर आ रही है प्रोजेक्ट गज कोठा की बात हो रही है, गज कोठा है ना, गज कोठा बोले थोड़ा सा इधर उधर होगा, 19-20 गज कोठा, ठीक है, KOTHA, प्रोजेक्ट गज कोठा की बात हो रही है डियर। कैंपेन है, लॉन्च किया गया है आसाम में। डियर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, भाई फंस गए भाई साहब, अब क्या किया जाए, अब तो यमराज से सामना होना है और सामना हो चुका है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऐसी सिचुएशन, भाई क्या होगा, यानी मौत साक्षात सामने खड़ी हुई देख रहा है ये पर्सन, साक्षात तो नहीं, पीछे खड़ी हुई है, लेकिन पता है कब सामने आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल प्रोजेक्ट गज कोठा अभियान है, यह आसाम में शुरू किया गया है। आसाम की बात करें तो आसाम की कैपिटल हमारी दिसपुर हो जाती है, आसाम के जो गवर्नर हैं वो आप बताएंगे, CM साहब आप बताएंगे, और आसाम की बात करें तो बहुत ही प्यारा हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स स्टेट में से हमारा एक स्टेट है, ठीक है। आसाम का हम बात करें फोक डांस बिहू, जिसने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी हाल ही में गज उत्सव का शुभारंभ जो इनॉग्रेशन किया था, ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू ने किया था, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट फैक्ट निकल कर आते हैं, चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं, न्यूज को कनेक्ट करते हैं। आसाम की बात हो रही है, प्रोजेक्ट गज कोठा अभियान, प्रोजेक्ट आसाम कैसे कनेक्ट करें, तो सबसे पहले तो हम आसाम की बात करेंगे। आसाम प्रोजेक्ट हम इधर लिखते हैं, ठीक है डियर, प्रोजेक्ट गज कोठा, ठीक है। असम राज्य के बढ़ते मानव हाथी संघर्ष समझ रहे हो, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे होते हैं, ह्यूमन एलिफेंट, क्योंकि जंगल खत्म कर दिए, हाईवे बना दिए, रोड बना दी, रेलवे बना दी, तुम चलो मेट्रो में, उनके लिए आम सड़क भी बंद कर दो, क्या होगा, गुस्साएंगे नहीं तो क्या होगा बताओ भाई। हाईवे तुम लेके चले जा रहे हो आराम से, तुम्हें 4 व्हीलर में मजा आ रहा है, वो कह रहे भैया हमारा जंगल छोड़ दो, हमारा घर क्यों हमसे छीन रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। इसके लिए भाई साहब बनाए गए NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अभी तुम्हें दिखाई थी ना, पेनाल्टी लगाई थी NGT ने, NGT किसी को नहीं बख्शता, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है भैया, और ये कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं, तुम्हारा मौका था तो तुमने किया, अब जो उनके बस में है वो करेंगे, अब इसके लिए तुम क्या करो, प्रोग्राम चलाओ, बचाओ, नहीं तो फिर छोड़ दो, है ना।
तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम, आर्यनक है वो हैज लॉन्च द इनोवेटिव आउटरीच कैंपेन टू कॉल्ड गजकोथा का नाम दिया गया द एलिफेंट स्टोरी टू फॉस्टर एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस बिटवीन लोकल कम्युनिटीज। भाई लोकल कम्युनिटीज को यहां पर क्या किया जाए, एक अभिनव आउटरीच अभियान शुरू किया गया जिससे जो ये सामंजस्य है बनाया जाए, ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, ठीक है, जिससे ऐसे यमराज का सामना ना करना पड़े, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे, बिल्कुल डियर, तो यहां पर यही पॉइंट ध्यान रखना। देखो डायरेक्टली यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, गजकोथा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए आसाम राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, कैबिनेट ने अप्रूव किया है चेंज टू जन विश्वास बिल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर, जन विश्वास बिल की बात हो रही है। इससे ट्रेड में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं जिनको खत्म कर दिया गया, जिनको एबॉलिश कर दिया गया। कैबिनेट ने 42 कानूनों में अपराध को कम करने के लिए जन विश्वास विधेयक बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी जन विश्वास बिल को क्या मिल गया है, जन विश्वास बिल, जन विश्वास बिल को क्या कर लिया गया है, डिक्रिमिनलाइज ऑफेंस इन 42 लॉज। कितने लॉज को किया गया है, 42 लॉज, ठीक है डियर। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, कैबिनेट अप्रूव्स, कैबिनेट अप्रूव्स, ठीक है। हर स्लाइड पे थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स आएंगे तो डियर आप कनेक्ट कर लीजिएगा इसको बहुत ही आसानी से, है ना। हम लोग बिल्कुल डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, चलिए ठीक है। जन विश्वास, द यूनियन कैबिनेट हैज रिपोर्टेडली अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे भाई, अभी हमने कनेक्ट किया, यानी यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है किसको, अमेंडमेंट को। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, 42 लॉज डिक्रिमिनलाइज किए गए, 42 लॉज, ठीक है। ये आपका जन विश्वास बिल 2023, ब्रैकेट में अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं फटाफट से, चलते हैं नेक्स्ट इज। भाई प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है, 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में से 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना है। जो छोटे छोटे अपराध है डियर, आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 2 से 2.5 से 3 महीने हुए होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक प्रोग्राम में एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी या मीटिंग हुई थी, उसमें आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया था, उसको लीड किया था, उसको चेयर किया था, और चेयर करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था आदिवासी जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारे उनके जो एक होता है उसको उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला था 3 लोगों को, आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है 3 लोगों को भगवान मानते हैं। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे लोकल तरीके से बोला था, 3 लोगों को भगवान मानते हैं। कौन कौन, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया और टीचर हो गया। इन 3 को भगवान मानते हैं आदिवासी जनजाति के लोग। क्यों भाई, संसाधन नहीं होते, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है आप सभी समझते हैं, कोई गलती हो गई कहीं, कोई हो गई, उनको अपने अधिकारों का पता नहीं है, उठा के पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, है ना। जो नहीं लगना चाहिए सेक्शन, वो सेक्शन उस पर्सन के ऊपर लगा है। जो अदर फैमिली के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर उसको छुड़ाने के लिए जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वकील करेंगे, चीजें करेंगे, छुड़ाएंगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, एक गया जाने दो, जितने बचे हैं उनके लिए कमाओ और खाओ और जीवन को चलाओ। तो समझ सकते हैं आप कितनी दयनीय स्थिति है। तो इसके विषय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिल्कुल सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और सारे थे, तो बिल्कुल उनसे ये आग्रह किया था कि जो ऐसे हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है, उन अपराधों को खत्म किया जाए, ठीक है, उन अपराधों को खत्म किया जाए। तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इस पर बिल्कुल पहले से काम हो रहा था, ऐसा नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला और तभी ये सब हुआ, लेकिन उनका बिल्कुल एक ये कहना था, इस पर पहले से भी काम चल रहा था। तो यहाँ पर डियर प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य करते हुए 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना है। यानी इनको अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं होती, है ना, तो इस वजह से बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और ये जेल में पड़े रहते हैं और उसका कोई फायदा भी नहीं होता, है ना। इनकी फैमिलीज ये सर्वाइव कर जाती हैं, आने वाली जनरेशन इफेक्टेड हो जाती हैं डियर, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है डियर, उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और अदालती मामलों में जो लंबित मामले हैं उनको कम करना। भाई अदालत में कितने लंबित मामले पड़े हुए,
जिनका कोई बैकलॉग उनका कंप्लीट ही नहीं होने वाला है ना, ऐसे ही पड़े रहेंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे, फाइल्स की फाइल्स दबी रह जाएंगी। तो ऐसा क्या मतलब है उनका? बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, बहुत अपराध है ना, क्राइम की श्रेणी में आ जाता है, तो बिल्कुल उसको क्रिमिनल केसेस हैं उनको देखा जाए। लेकिन छोटे केसेस हैं उनको भी बहुत बड़े क्रिमिनल केसेस में चेंज कर दिया गया, तो उनको वहां से क्या किया जाए, हटाया। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट डियर देखिए, बात हो रही है बिल्कुल बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है और इन्होंने विन किया है इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023। इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा डियर। ग्लोबल इंश्योरेंस अवार्ड 2023 की बात हो रही है और यहां पर यह अवार्ड देखिए रिसीव किया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने। तो कैसे कनेक्ट करोगे, फटाफट से लिखोगे बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने एक अवार्ड इन्होंने मिला है। कौन सा अवार्ड है, तो अवार्ड है डियर आपका कौन सा, इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड। इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड, इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 किसको मिला है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को, है ना। अलायंस वर्ड ऐड कर सकते हो वैसे, अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने वन इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 इन्होंने विन किया है फॉर द एपीएसी, एशियन पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है डियर, कौन से रीजन से, एशियन पैसिफिक रीजन, एशियन पैसिफिक रीजन एट द वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड, वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड 2023 किस रीजन के लिए, एशियन पैसिफिक रीजन के लिए, है ना। वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड को क्या किया है, विन किया। चलिए इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर यूपी गवर्नमेंट से। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव कर दिए हैं यूपी गवर्नमेंट। 2 थर्मल प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं और डियर इनकी वर्थ कितनी है, 1800 करोड़, 1800 करोड़, 1800 की इनकी वर्थ है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सोनभद्र के ओबरा में। ठीक है, चलिए फटाफट से कनेक्ट करेंगे। यूपी गवर्नमेंट क्या अप्रूव किया है इन्होंने, अप्रूव्ड 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। और ये 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एंड ईयर इनकी वर्थ कितनी है, वर्थ है 1800 करोड़, वर्थ है 1800 करोड़। यहां पर डियर बात करें और ये कहां पर हुए हैं, बिल्कुल प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सोनभद्र के कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ओबरा। लोकल प्लेस का नाम क्या था भाई, लोकल प्लेस का नाम क्या था, सोनभद्र जिले के ओबरा में। बिल्कुल सही है, सोनभद्र के ओबरा में। ठीक है, सोनभद्राज ओबरा, सोनभद्र, तो बिल्कुल हमने लिख लेना है यहां पर सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के ओबरा में। ठीक है, सोनभद्राज ओबरा, सोनभद्रा के ओबरा में यूपी गवर्नमेंट की बात हो रही है डियर। और यहां पर डियर बात करें तो ये 800 मेगावाट की, 800 मेगावाट, 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं पॉइंट। प्रत्येक ताप विद्युत परियोजना की क्षमता जो है वो कितनी होगी, एवरी, ईच थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 2 है ना इसलिए बोला गया ईच थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ईच थर्मल पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी कितनी होगी डियर, तो कैपेसिटी इन्होंने बताई है 800 मेगावाट। भैया ये भी पॉइंट ध्यान रखना, 800 मेगावाट। ठीक है, इन एन इंक्रीज इन द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बाय, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 600 मेगावाट। भाई 2 पावर प्रोजेक्ट है ना, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 1600 मेगावाट, 1600 मेगावाट। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट लाइन, द प्रोजेक्ट विद ईच कैपेबल ऑफ जनरेशन 800 मेगावाट विल रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर डियर इन्वेस्टमेंट कितने का है भाई, देखो अभी हमने 1800 करोड़ आपको दिखाया है ना, 1800 करोड़ था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात हो रही है 179.27
बिलियन। ये भाई क्या बात हो रही है, उत्पादन करने के लिए सक्षम प्रत्येक इकाई वाली इस परियोजना के लिए 179.27 अरब रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। इतने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, इतने रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। डियर बात हुई इन्वेस्टमेंट की, तो बताओ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हाल ही में किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में बताना, डिटेल में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और क्वेश्चन भी इसका कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन याद होगा बिल्कुल आपको, तो बताते चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, देखो कुछ और चीज एज ए इन्फॉर्मेशन बस देखना है। राज्य सरकार और एनटीपीसी दोनों में 50-50 के आधार पर परियोजनाओं का योगदान देंगे। 30% इक्विटी शेयर रखेंगे और जबकि शेष 70% ऋण से आएगा। 70% डियर कहां से आएगा? डेप्ट, डेट होगा 70% का, और 30% क्या होगी? इक्विटी होगी, इक्विटी होगी, ठीक है। एज अ इंफॉर्मेशन है बस। राज्य सरकार की इक्विटी लगभग कितने रुपए की होगी? 26.97 अरब रुपए की, 26.97 अरब रुपए की क्या होगी? इक्विटी होगी। और इक्विटी और डेप्ट में क्या डिफरेंस है डियर? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस। डेप्ट सिक्योरिटी के बिहाफ पे मिलता है, विद इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। इक्विटी क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो जाता है। देयर आर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है ना। हमें फंडिंग करनी हो, फाइनेंसिंग करनी हो, तो फाइनेंसिंग की देयर आर कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स, डेप्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। इतना ही रखते हैं, डिटेल में नहीं चलेंगे डियर। बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर, देखो बात हो रही है उड़ीसा की। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कुई भाषा को। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी नहीं आई है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कुई लैंग्वेज जो है, कुई लैंग्वेज को, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची, जहां पर हमारी भाषाओं की बात की गई है, संविधान की जो शेड्यूल्स हैं हमारे, टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल है, और 12 में से 8वीं जो अनुसूची है उसमें कुई लैंग्वेज जो है इसको इंक्लूड करने की बात की गई है, ऐड करने की बात की गई है। और ऐड करने की ये मंजूरी जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं डियर। अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो शेड्यूल हमारे प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 12 शेड्यूल है ना। इनिशियल रूप में, मूल रूप से कितने थे? 8 थे, बाद में आपके ऐड होके कितने? 12 कर दिए गए शेड्यूल्स हमारे, है ना। इसके बाद में डियर बात करें 8th शेड्यूल में जो हमारी बात की गई, वो किसकी बात की गई है? लैंग्वेज की बात की गई। हमारे शेड्यूल में लैंग्वेजेस, भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है भाषाओं की संख्या टोटल। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 थी मूल रूप से डियर भाषाएं। अब कितनी है प्रेजेंट टाइम? 22 भाषाएं हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। संविधान की 22 प्लस 2 कौन सी हो जाती है? 2 हो जाती है डियर, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ठीक है। 9th शेड्यूल में किसकी बात की है? भू सुधारों से जुड़े 84 कानून हैं, उनकी बात की गई है डियर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भू सुधारों से जुड़े 84 कानून। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, एसएससी एंड अदर, बहुत इंपॉर्टेंट। 10th शेड्यूल में किसकी बात की गई है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की। 11th शेड्यूल में किसकी बात की गई है डियर? 11th शेड्यूल में बात किसकी की गई है? बताओ भाई, पंचायतों की बात की गई है। और 12th शेड्यूल में किसकी बात की गई है? म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है, नगर पालिकाएं, नगर महापालिकाओं की बात की गई, ठीक है। तो ये हमारे एडिशनल शेड्यूल्स हमने डिस्कस कर दिया। अब इसके पहले वाले भाई मूल रूप से 8 थे, है ना, तो सब कुछ थोड़ी होगा फिर, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग रिवाइज करिएगा, शेड्यूल्स हमने डिस्कस कर दिए हैं, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्जाम्स हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, सीडीएस हो, एंड आपका एनडीए हो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें अदर टीचिंग एग्जाम्स की, है ना, तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पे फैक्ट बनते हैं, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, है ना। चलिए नेक्स्ट इज थोड़ा सा शॉर्ट में भाई कैसे कनेक्ट करोगे, तो कनेक्ट कर लेना डियर अपने आप लोग। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है, अप्रूव्ड अ प्रपोजल, अप्रूव्ड अ प्रपोजल, अप्रूव्ड अ प्रपोजल, रिकमेंडेड कर दिया है किस लैंग्वेज को? कोई लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज को क्या कर दिया है? अप्रूव्ड कर दिया है इन द 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए, 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ और पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं, बस एज अ इन्फॉर्मेशन है। कोई एक दक्षिण पूर्व द्रविड़ भाषा है जो कंध समुदाय द्वारा बोली जाती है। कोई पारंपरिक रूप से उड़िया लिपि का एक उपयोग करके लिखी जाती है, जिसका उपयोग उड़िया भाषा लिखने के लिए भी किया जाता है, एज अ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इस बात करें डियर, बिल्कुल आर रविचंद्र अश्विन की बात हो रही है, आर अश्विन की बात हो रही है डियर। इन्होंने देखिए क्रिकेट की दुनिया में अगर हम बात करें तो क्रिकेट की दुनिया से इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है जब बहुत ही कुछ स्पेशल होता है, जब बहुत ही कुछ स्पेशल होता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा है कि भाई आप सभी हम बहुत ही आसानी से जानते हैं, क्रिकेट में जो बहुत ही स्पेशल होता है वो याद किया जाता है। फटाफट से मैं आपको बता दूं यार, ऐसे रिकॉर्ड्स पहले भी बनाए जा चुके हैं और ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं आर रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया है। मतलब ये क्रिकेट के इतिहास में पिता को भी आउट करना और पुत्र को भी आउट करना, यानी पिता कभी पहले खेलते रहे होंगे तो उनको आउट किया होगा रविचंद्र अश्विन ने,
और अभी हाल ही में क्या उनके बेटे भी खेल रहे होंगे क्रिकेट की दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट पे, और फाइनली उनको भी क्या किया है, आउट किया है। तो ऐसा करने वाले भारत के पहले लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड के चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? आर रविचंद्र अश्विन। इसी वजह से ये न्यूज में है, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, और सब मोह माया है। ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं फैक्ट में कैसे हम थ्योरी के पार्ट पर लेकर आए, तो चलो देखते हैं। रविचंद्र अश्विन ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय बने। पहले भारतीय बने, देखो बस ध्यान रखना, पहले भारतीय हैं, विश्व में पहले नहीं है ना। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने डोमिनिका कहां पर भाई, डोमिनिका में, और ये डोमिनिका कहां है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन पिता और पुत्र दोनों के विकेट लेने की अनूठी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है। और ये डियर कहां पर की है, इंडिया और वेस्ट इंडीज का पहला जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था डोमिनिका में। तो बिल्कुल प्लेस ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये अनूठा रिकॉर्ड जो बनाया है इन्होंने, ये कहां पर बनाया है, तो डोमिनिका में बनाया है। और मैच जो चल रहा था वो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहा था, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहा था। ठीक है डियर, पिता और पुत्र को आउट करने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है, पहले भारतीय हो गए। चलिए देखते हैं भाई, 36 ईयर ओल्ड क्रिकेटर ने पारी के 13वें ओवर में पूर्व महान बल्लेबाज कौन है डियर, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिए, शिव नारायण चंद्र पॉल। ठीक है डियर, क्या नाम है, शिव नारायण चंद्र पॉल। तो इनका नाम बिल्कुल आपको ऐड करते चलना है, शिव नारायण चंद्र पॉल, शिव नारायण चंद्र पॉल। ठीक है, शिव नारायण चंद्र पॉल ये पिताजी हैं, और इनके पुत्र को भी, एंड इनका जो सन है उसको भी इन्होंने क्या किया है, आर अश्विन। ठीक है, आर अश्विन जी ने बिल्कुल क्या किया है, आउट किया है इन द इनिंग्स, 13th ओवर की इनिंग में। वेस्ट इंडीज ओपनिंग बैटर डियर। इनके बात करें, इनके बेटे कौन है, इनके बेटे की बात करें, सलामी बल्लेबाज टैगनारिन चंद्रपॉल। ठीक है, इनका जो सन है, बेटा है, वो है, उसका नाम है टैगनारिन। ठीक है, टैगनारिन चंद्रपॉल। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल अब आप समझ पा रहे होगे। ठीक है डियर, तो इनको दोनों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं आउट किया, इनको शिव नारायण चंद्रपॉल को बहुत पहले आउट किया था। कब? जब हम बता दें आपको, सचिन तेंदुलकर जी अपना जो लास्ट मैच था वो खेल रहे थे, तब इनको आउट किया था, इनके पिताजी को, और इनके बेटे को अब आउट किया है। ठीक है, तो आर अश्विन ने दुनिया में नंबर 1 स्थान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिता पुत्र की जोड़ी को आउट करने वाले पहले भारतीय और चौथे गेंदबाज बन गए, पहले भारतीय और चौथे गेंदबाज बने हैं। ठीक है, केवल 3 अन्य गेंदबाजों ने समान उपलब्धि हासिल की है, वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर पहले हैं इयान बॉथम, है ना, इंग्लैंड के ये टारगेट अचीव करने वाले, ये रिकॉर्ड बनाने वाले जो हैं, वो पहले इंग्लैंड के इयान बॉथम है। दूसरे हम बात करें तो पाकिस्तान के दिग्गज हैं वसीम अकरम, पाकिस्तान के हैं वसीम अकरम। और तीसरे नंबर के हैं साउथ अफ्रीका के हैं साइमन हार्मर। और चौथे नंबर पे भाई इंडिया के आ गए आर अश्विन। ठीक है डियर, तो ये पॉइंट आपको बस ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज का सिलसिला था। आई होप आपने सारी की सारी न्यूज को एंजॉय किया होगा। अगर आपने न्यूज को डियर एंजॉय किया तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग स्टैटिक जीके की तरफ। आज देखते हैं स्टैटिक जीके में हम क्या पार्ट लेकर आए। डियर, नमामि गंगे की बात हो रही है। नमामि गंगे की बात करें, जून 2014 में से लॉन्चिंग की गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया। इनिशियल टाइमलाइन डियर इसकी 31 मार्च 2021 दी गई थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड 20K करोड़ यानी 20,000 करोड़ बजट आउटले रखा गया था इसका। कितना? 20,000 करोड़ बजट आउटले रखा गया था, लेकिन बजट 2024 में ओनली ऑन कितना है? 4,000 करोड़ है। ओनली ऑन बजट 2023 में कितना है? 4,000 करोड़ है। तो डियर लेटेस्ट वाला हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर डियर। देखो बात हो रही है जी अशोक कुमार जी की। इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर लीवरेजिंग अंडर अर्थ गंगा। ठीक है, ये जी अशोक कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है लीवरेजिंग अंडर अर्थ गंगा।
नदियों को साफ और स्वच्छ रखना डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और गंगा की बात करें तो बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से इनके लिए स्कीम्स हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एग्जीक्यूटिव अप्रूव्ड 9 प्रोजेक्ट्स डियर वर्किंग में है। कॉस्ट है इनकी 1278 करोड़। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। फॉर पॉल्यूशन अबेटमेंट इन गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में जो पॉल्यूशन है डियर उसको कम करने के लिए 1278 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्लीन गंगा एग्जीक्यूटिव अप्रूव्ड 9 प्रोजेक्ट्स। इसके बाद में आ रहा है प्रयाग स्कीम। प्रयाग स्कीम नाम दिया गया है, ऑल्सो रिलेटेड टू नमामि गंगा विजन। नमामि गंगा विजन को ध्यान में रखते हुए गंगा संस्कृति यात्रा, गंगा संस्कृति यात्रा जो है ये पास कहां से होती है? थ्रू यूपी, बिहार, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा संस्कृति यात्रा जो है ये पास होती है कहां से? यूपी, बिहार, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल से। हर घर गंगा जल स्कीम, हर घर गंगा जल स्कीम डियर ये है बिहार में हर हर गंगा, बिहार में हर हर गंगे है और हर घर गंगा जल स्कीम है। ठीक है डियर, तो ये नमामि गंगा से रिलेटेड बहुत और सारे फैक्ट बनते हैं। ये जो फैक्ट आज हमने डिस्कस किए आपके साथ, ये आपको ध्यान रखने। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं डियर फटाफट से अपने एमसीक्यूज की तरफ। फटाफट से देखते हैं एमसीक्यूज आज हमारे क्या पूछने वाले हैं हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं डियर। स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और अपने मार्क्स काउंट करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, वेयर वाज द आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2022 हेल्ड। भाई आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2022 कहां आयोजित किए गए? तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। गोवा, जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, नेपाल। चलिए राइट आंसर की तरफ देखते हैं, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी डिड जम्मू एंड कश्मीर बैंक सिक्योर द अवार्ड। जम्मू कश्मीर बैंक ने किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है? लार्ज बैंक कैटेगरी, मीडियम बैंक कैटेगरी, स्मॉल बैंक कैटेगरी, रीजनल रूरल बैंक कैटेगरी। लेटेस्ट में न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी बिल्कुल हाल ही में, है ना। फटाफट से आंसर करते चलेंगे डियर कमेंट बॉक्स में, अपने मार्क्स को भी काउंट करते चलेंगे कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल बैंक कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑयल पाम कर्नल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। भारत के किस राज्य ने ताड़ के तेल में तेल की गिरी से, ताड़ के तेल की गिरी से सबसे अधिक तेल निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। बिल्कुल न्यूज में था डियर, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो आंसर करते चलेंगे, देखते चलेंगे। ऑब्जर्वेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका तेलंगाना हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट। मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? टेली मेंटल, टेली मानस, मेंटल असिस्ट या फिर चैट माइंड। टाइमर स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर हो जाएगा टेली मानस। नेक्स्ट इज, हाउ लॉन्ग विल मिस्टर प्रभाकर serve as the chairperson of the research authority committee। सुश्री प्रभाकर, मिसेस प्रभाकर है, सॉरी डियर, सुश्री प्रभाकर कब तक अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। लेटेस्ट में न्यूज रहती है तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं डियर। बैंकिंग के एग्जाम्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट पूछा जाएगा डायरेक्टली मिसेस प्रभाकर का, तो फिर ये इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर डियर निकल कर आएगा यहाँ पर क्या? उससे पहले आपको करना है आंसर, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 इयर्स। नेक्स्ट इज, हु इज इंडियन हाई कमिश्नर इन ढाका। भाई ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तो कौन है? प्रणय वर्मा, रमेश शर्मा, संजय पटेल या फिर राजेश कुमार। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिल्कुल हाल ही में न्यूज रही थी, एक एमओयू निकल कर आया था, उसी से रिलेटेड फाइनली ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे स्टैटिक पार्ट पे। तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रणय वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट टॉपिक वाज दीपिका देशवाल इनवाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन। थर्ड टाइम इन्होंने ये स्पीच दी यूनाइटेड नेशन के बुलावे पर, है ना। दीपिका देशवाल को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए किस विषय पर आमंत्रित किया गया था? भाई किस विषय पर इन्होंने स्पीच दी है? क्लाइमेट चेंज, वुमेन्स राइट एंड ह्यूमन राइट, ग्लोबल एजुकेशन या फिर पीस कीपिंग इनिशिएटिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। फटाफट से टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आंसर करेंगे डियर। तो चले राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा वुमेन्स राइट एंड ह्यूमन राइट। नेक्स्ट इज, हु एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना किसने की? यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में इस पॉइंट को, इस डे को। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में ईयर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द टेली मानस चैटबॉट इंट्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में टेली मानस चैटबॉट कब शुरू किया गया था?
डियर डेट यहाँ पर क्या है 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2023, 5 जुलाई 2024, 5 जुलाई 2025। तो डियर टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। बात करें आंसर की तो राइट आंसर आपका 5 जुलाई 2023 निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज what was the final position of the Indian men's hockey team in the FIH Hockey Pro League 2022 and 23। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अंतिम स्थिति क्या थी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ पोजीशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर क्या होने वाला है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर अगर हम चले आंसर की तरफ तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर फोर्थ पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये था हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला। अब हम चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ। तो कल का जो क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.61 लाख करोड़। जीएसटी कलेक्शन पूछा गया था आपसे, बिल्कुल यार। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सेशन एंड अप होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज हम चलें डियर अपने विनर्स की तरफ। बिल्कुल आप सभी विनर हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है चलिए देख लेते हैं। आज के हमारे फर्स्ट विनर है जो वो है निष्ठा शुक्ला। निष्ठा शुक्ला कुछ बिल्कुल पहले तो कंटिन्यू है, ये बिल्कुल कंटिन्यू रहती है, लेकिन अभी कुछ दिन से 2-4 दिन से शायद एग्जाम चल रहे होंगे या अदर कोई इंपॉर्टेंट थिंग होगा, इस वजह से भी क्लासेस में नहीं आ पा रही थी। तो निष्ठा शुक्ला और एक बिल्कुल न्यू वियर बिल्कुल कनेक्ट हुई है ना, अप्रॉक्स 2 से 3 दिन से ये सेशन में रह रही हैं और फाइनली इन्होंने आंसर किया और इन्होंने विनर भी रही है ये आज की। तो हमारी फर्स्ट विनर है निष्ठा शुक्ला और धारा पांडे। निष्ठा शुक्ला और धारा पांडे आज की हमारी फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। क्लैपिंग, सभी क्लैपिंग करेंगे डियर। आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए पूरी दुनिया क्लैपिंग करेगी। तो इस वजह से हमेशा लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, है ना, उनको अच्छा फील कराना। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक अप्रोच होता है। तो फटाफट से क्लैपिंग करेंगे निष्ठा शुक्ला एंड धारा पांडे। वेरी गुड डियर, कॉन्ग्रेट्स। चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर दैट इज श्यामोलिमा फुकन सुरभि सिन्हा डियर। बिल्कुल ये हमारी आज की सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर डियर हमारे निकल कर आ रहे हैं अर्पित सिंह। ये भी बिल्कुल डियर न्यू वियर है ना। इनका नाम विनर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये 1 या 2 दिन से बिल्कुल कनेक्ट हुए हैं सेशन से और इन्होंने आंसर किया और आज के हमारे थर्ड विनर है अर्पित सिंह। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट इज हम चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में बात करें डियर सरिता मौर्य और स्पीडी गेमिंग के नाम से जो है ये हमारे वॉलंटियर है डियर। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन सरिता मौर्य एंड स्पीडी गेमिंग को। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं डियर आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। और आज के क्विज क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो भी न्यू वियर है डियर, मैं उनको बता दूं जो क्विज क्वेश्चन होगा, इस क्विज क्वेश्चन का आंसर आपको सेशन एंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में देना है। जो राइट स्पेलिंग के साथ सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर, सेकंड एंड थर्ड एंड एज इट इज वॉलंटियर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप बिल्कुल रेडी होंगे। चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 स्कीम? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन 3 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। तो ये है हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर करता है। तो तैयार हो जाइए, इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का और सेशन एंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में इसको क्या करिए, राइट आंसर को टाइप करिए। जो सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। तो डियर इसी के साथ ही आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है महिंद्राज ऑफिशियल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। और डियर इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। और आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को महिंद्राज का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.